नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के पाठ नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है गांधी, नेहरू, यासिर अराफात और इस पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। यह वास्तव में भीष्म साहनी जी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है और इसमें उन्होंने अपने किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विभिन्न अनुभवों की स्मृति का संग्रह किया है। यह एक ऐसा संस्मरण है जिसमें उन्होंने 3 महान नेताओं गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात, इन तीनों नेताओं के साथ बिताए हुए अपने पलों को शब्दबद्ध किया है। क्योंकि ये स्मृति पर आधारित है इसलिए यह संस्मरण है। तो जैसा कि यह प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई एक पूरी घटना नहीं है, ये पूरी एक कोई कहानी नहीं है, अपितु ये 3 अलग अलग संस्मरणों का एक संग्रह है। तो हम इसमें बारी बारी से तीनों नेताओं के संबंध में ही पढ़ेंगे कि लेखक के उनके साथ क्या क्या अनुभव रहे, उनके साथ बिताया हुआ समय लेखक का कैसा रहा, उनके व्यक्तित्व के विषय में लेखक ने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं महात्मा गांधी के विषय में। भीष्म साहनी जी का कहना है कि यह लगभग 1938 के आसपास की बात है। लेखक का बड़ा भाई बलराज साहनी वह नई तालीम नाम की पत्रिका का सह संपादक बना था और सेवाग्राम में रह रहा था। तो उसके पास कुछ दिन रहने के उद्देश्य से लेखक भी वहां गया। वहां जाने पर उसे पता चला कि गांधी जी रोज उनके क्वार्टर के सामने से होकर सैर के लिए जाते हैं। तो यह जानकर लेखक के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई उनसे मिलने की। तो उसने अपने भाई से कहा कि मुझे उनसे परिचय करा दो। भाई ने कहा कि हाँ, सुबह 7 बजे वो रोज यहाँ से जाते हैं, मैं करा दूंगा। और अगले दिन लेखक तो उत्सुकता के मारे बड़ी जल्दी से उठ गया, परंतु उसका भाई अभी सो ही रहा था कि सामने से गांधी जी कुछ लोगों के साथ आते हुए दिखे। उन्हें देखकर इसने जल्दी से अपने बड़े भाई को जगाया कि गांधी जी तो आ भी गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तब भी उनके साथ जाकर के मिल जाएंगे। और दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज चलते हुए उनके साथ जाकर मिल गए। तो इनके बड़े भाई ने भीष्म साहनी का परिचय गांधी जी के साथ करा दिया। जब उन्हें बताया कि ये मेरा भाई है और कुछ दिनों के लिए मेरे पास यहाँ रहने के लिए आया है, तो गांधी जी ने बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखा और चुपचाप चलते रहे। तो लेखक ने यह अनुभव किया कि वे बहुत तेज गति से चलते थे, बहुत धीमे धीमे बोलते थे और वे दुबले पतले शरीर के एक आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और दिखते बिल्कुल वैसे थे जैसे कि चित्रों में प्रायः उन्हें देखा जाता है। तो कुछ बात करने के उद्देश्य से लेखक ने कहा कि कुछ वर्ष पहले आप हमारे रावलपिंडी शहर में आए थे। तो ये सुनते ही गांधी जी ने कहा, हाँ, कोहाट से मैं रावलपिंडी गया था। और मिस्टर जॉन कैसे हैं? मतलब मिस्टर जॉन वहां के एक जाने माने बैरिस्टर थे। तो इससे लेखक को यह समझ में आ गया कि गांधी जी की स्मृति याददाश्त कितनी अच्छी है और वे कितने अपनेपन से दूसरों से बात करते हैं। तो इस प्रकार एक बार परिचय होने के पश्चात फिर तो आना जाना लगा रहा और गांधी जी के साथ समय बिताने का लेखक को अवसर प्राप्त हुआ। रोज शाम को आश्रम में प्रार्थना सभा होती थी जिसमें कस्तूरबा भी बैठती थी और बाकी अन्य महिलाएं भी, पुरुष भी वहां पर प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। तो लेखक भी प्रायः वहां जाता था। इसने देखा, एक बार की घटना है कि वहां सड़क के किनारे खोखे के पीछे एक बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, बापू को बुलाओ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मरा जा रहा हूं। तो सब लोगों ने कहा कि बापू नहीं आ सकते, वो एक सभा में व्यस्त है, मीटिंग चल रही है, वो नहीं आ सकते। लेकिन बच्चा केवल उन्हीं को बुलाया जा रहा था। अचानक से गांधी जी आते हुए दिखे, क्योंकि मीटिंग उस दिन जल्दी खत्म हो गई थी। तो सभा समाप्त होते वो सीधे वहीं आए और उन्होंने बच्चे को देखा और हंसकर कहा, तू तो पागल है। और उसके पेट पर प्यार से हाथ फेरा और समझ गए कि पेट फूला हुआ है, ये पेट दर्द के मारे जो चिल्ला रहा है। तो उन्होंने उससे कहा, क्यों ईख ज्यादा पी लिया था, यानी गन्ने का रस।
ज्यादा मात्रा में पी लिया था, तो उन्होंने उसे उठाया और नाली के पास बैठा करके उसे कै करने को कहा। कै मतलब उल्टी, उल्टी करने को कहा। और उतनी देर उसकी कमर पर, पीठ पर पीछे हाथ रखकर वे झुककर खड़े रहे। और जब बच्चे ने उल्टी कर दी, उसका पेट हल्का हो गया, पेट दर्द सही हो गया, तो तब गांधी जी उसको प्यार से थपथपाते हुए वहां से गए। तो इससे क्या पता चला कि गांधी जी दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते थे। वे कोई इसमें घिन महसूस नहीं करते थे, वो इसमें दूसरों की तरह कोई परहेज नहीं करते थे, सबके साथ सेवा भाव से वे पेश आते थे। यहां तक कि यदि कोई रुग्ण होता, बीमार होता, चाहे उसे दिक यानी तपेदिक ही क्यों नहीं है, तब भी वे उसकी देखभाल करते थे, उसका हालचाल पूछने के लिए प्रायः जाया करते थे। तो इस प्रकार गांधी जी के अनेक अनुभव यहाँ लेखक ने व्यक्त किए हैं और साथ ही उनके व्यक्तित्व से वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। केवल गांधी जी ही नहीं, अपितु अनेक अन्य देशभक्तों से भी वहां पर लेखक का परिचय हुआ। तो इस प्रकार गांधी जी के साथ बिताए हुए अपने उन महान अनुभवों को यहाँ पर लेखक ने शब्दबद्ध किया है। इसके बाद दूसरे जो नेता जिनका वर्णन यहाँ किया गया वे हैं नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे और जब वे कश्मीर आए तो कश्मीर के लोगों ने उनके स्वागत में झेलम नदी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक खूब फूलों की सजावट कर रखी थी। जय नेहरू जी, नेहरू जी की जय, नेहरू जी की जय, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। वहां पर शेख अब्दुल्ला इत्यादि अनेक महान नेता भी वहां उपस्थित थे। तो इस प्रकार नेहरू जी के साथ भी उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और उन्होंने यह बताया कि नेहरू जी भी यह मानते थे कि धर्म सबके लिए समान है, कभी भी अमीर या गरीब के आधार पर किसी के साथ भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस विषय में वे बताते हैं कि एक बार जब मेज पर बैठकर अनेक नेताओं के साथ चर्चा चल रही थी तो धर्म के ऊपर चर्चा होने पर उन्होंने एक कथा सुनाई बाजीगर की, कि एक बाजीगर था, वह अपना बाजीगरी दिखा करके, विभिन्न तरह के कर्तव्य दिखा करके जीविका पालन करता था। एक बार वह चर्च के बाहर, गिरजाघर के बाहर खड़ा हुआ था और उसे यह था कि सभी लोग माता मरियम के लिए बहुत सारे उपहार लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं गिरजाघर में कैसे जाकर के पूजा कर सकता हूँ। फिर उसे लगा यदि मेरे पास कोई उपहार नहीं है तो क्या, मेरे पास अपनी कला तो है, मैं वह दिखा सकता हूँ। और जब सब लोग चले गए वह गिरजाघर के अंदर गया और वहां पर माता मरियम के तस्वीर के आगे वह अपना कर्तव्य दिखाने लगा और माता मरियम उसका कर्तव्य देख रही थी। वह पूरी तल्लीनता से कर्तव्य दिखा रहा था और इतना अधिक थक गया कि हाँफने लगा। उसके हाँफने की आवाज सुन के पादरी ने सोचा शायद गिरजाघर में कोई जानवर घुस आया है, और जैसे ही वह उसे डांटने के लिए, लात मारकर भगाने के लिए अंदर आया तो क्या देखता है कि माता मरियम स्वयं अपने मंच से नीचे उतरी और उसको प्यार से थपथपाया। तो इससे क्या पता चला कि धर्म किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। यदि भावना सच्ची है तो पूजा का अधिकार सभी को समान है। तो एक तो यह घटना नेहरू जी से संबंधित यहाँ पर लेखक ने बताई है कि नेहरू जी ने धर्म के विषय में अपने विचार जो व्यक्त किए थे, और एक अन्य घटना जो लेखक ने अपनी तरफ से की, लेकिन वह कहते हैं मेरी बचकानी हरकत थी। कैसे? लेखक वहीं पर रह रहा था बगल वाले कमरे में जहां पर नेहरू जी कश्मीर में ठहरे हुए थे, और लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ही नेहरू जी को ठहराया गया था। तो एक बार उनसे बातचीत करने के लालच में इन्होंने जाकर के अखबार उठा लिया। इन्हें पता था कि नेहरू जी आते ही सुबह सुबह पहले अखबार पढ़ते हैं, तो जानबूझकर पढ़ने का नाटक करते रहे और इन्होंने सोचा कि अखबार मांगने के बहाने नेहरू जी मुझसे कुछ बात करेंगे, तो इस बहाने उनसे छोटी सी बात करने का अवसर मिल जाएगा। और नेहरू जी जब आए विनम्र भाव से पहले थोड़ी देर खड़े रहे, देखते रहे
और फिर बाद में अत्यंत विनम्रता से उन्होंने कहा, यदि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख लूं। तो ये पानी पानी हो गए शर्म के मारे और इन्होंने चुपचाप अखबार वापस कर दिया। तो इस प्रकार इनके नेहरू जी के साथ जो अनुभव रहे, तो इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि नेहरू जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। और जो तीसरे नेता के विषय में यहाँ लेखक ने हमें बताया है, वे हैं फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात जी। फिलिस्तीन उस समय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन था, वहाँ अनेक आंदोलन चल रहे थे, वे अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे जिस प्रकार की भारत में प्रयासरत था। तो भारत और फिलिस्तीन के उद्देश्य और संघर्ष लगभग समान थे। इसी कारण वहाँ फिलिस्तीन में यासिर अराफात के नेतृत्व में अस्थायी सरकार काम कर रही थी और उस समय अफ्रो एशियाई लेखक संघ के महामंत्री के रूप में लेखक कार्यरत था। तो फिलिस्तीन की राजधानी ट्यूनिस में लेखक को वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित रह गया कि स्टेशन पर इन्हें लेने के लिए स्वयं यासिर अराफात अन्य लोगों के साथ आए हुए थे। और जब अपनी पत्नी सहित लेखक उनके यहाँ भोजन पर गया तो स्वयं खाने की मेज पर बैठकर फल छील छील कर यासिर अराफात ही खिला रहे थे। उन्होंने शहद की चाय बना करके दी और बाद में खाना खाने के बाद जब वे गुसलखाने में हाथ धोने गए तो वहां से बाहर निकलने पर स्वयं यासिर अराफात तौलिया लेकर खड़े थे। तो उनकी ये छोटी छोटी सी बातें उनके आतिथ्य सत्कार में विशेष ध्यान देने की हैं। वे कितना अधिक आतिथ्य सत्कार करते थे इस बात को दर्शाती हैं। साथ ही जब चर्चा के दौरान लेखक ने महात्मा गांधी की प्रशंसा की तो वे बोले, वो केवल आपके ही नेता नहीं है, वे हमारे भी नेता हैं। क्योंकि संघर्ष समान होने के नाते वे ऐसा समझते थे कि गांधी जी देश को आंदोलन के लिए तैयार करने वाले, आंदोलन के जन्मदाता हैं और इसी कारण विश्व स्तर पर भी वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात, इन तीनों से जुड़े हुए लेखक के अनुभवों का पता चलता है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर, जो कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद करेंगे और इसके पश्चात हम प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। पाठ का पहला बिंदु है, यह पाठ लेखक भीष्म सानी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। आत्मकथा अर्थात अपने ही बारे में लिखी गई कथा, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ स्मृति पर आधारित कोई भी लेखन। इसमें लेखक ने किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है, अर्थात यादाश्त के अनुरूप यह लेखन किया है। अगला बिंदु, सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ, फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ सानिध्य से अभिप्राय है साथ में रहने का जो सुअवसर मिलना। अब हम इस पाठ में आए पहले नेता के विषय में उनके अनुभव पढ़ेंगे। सबसे पहले नेता है महात्मा गांधी और उनके विषय में लेखक का कहना है, सन 1938 के आसपास लेखक अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों के लिए सेवाग्राम में रहने गया तो उसे पता चला कि गांधी जी रोज उनके क्वार्टर के सामने से निकलकर घूमने जाते हैं। तब भाई के परिचय कराने से लेखक की गांधी जी से मुलाकात हुई। जैसे ही लेखक ने अपने शहर रावलपिंडी का जिक्र किया, गांधी जी ने शहर के जाने माने बैरिस्टर जॉन साहब के विषय में पूछा। इससे लेखक को गांधी जी की अच्छी स्मृति, सरल स्वभाव, धीमे बोलने, तेज चलने की आदत का पता चला। लेखक 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रहा। रोज शाम को प्रार्थना होती थी
वहाँ का वातावरण देशभक्तिपूर्ण था। कस्तूरबा गांधी लेखक को अपनी माँ जैसी प्रतीत होती थी। लेखक को वहाँ कई देशभक्तों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खाल अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू आदि। आश्रम के किनारे एक खोखे में रहने वाले बालक के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। असहनीय का अर्थ है जो सहन ना किया जा सके। वह निरंतर गांधी जी को ही बुला रहा था। बापू ने फूला हुआ पेट देखा और सारा माजरा समझ गए कि इसने गन्ने का रस अधिक पी लिया है। बापू ने उसे तब तक उल्टी कराई जब तक उसे आराम नहीं हो गया। इसी प्रकार वे तपेदिक के मरीज की देखभाल व उसका हालचाल भी लेते रहते थे। अभी तक हमने गांधी जी के बारे में जाना। अब हम जवाहरलाल नेहरू के विषय में जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व कैसा था? नेहरू जी का व्यक्तित्व उदार और स्वभाव विनम्र और सरल था। विनम्र का अर्थ है विनीत, पोलाइट। वे देर रात तक काम करते और सुबह चरखा काटते थे। हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी। नेहरू जी के हृदय में सभी के लिए सम्मान की भावना थी। हृदय मतलब दिल, सम्मान यानी इज्जत। वह हर व्यक्ति के साथ नरमी से पेश आते थे। और अगला बिंदु है, जब लेखक ने वार्तालाप के बहाने उन्हें अनदेखा करते हुए अखबार नहीं दिया, तब कुछ देर चुप खड़े रहने के बाद नेहरू जी ने विनम्रता से कहा कि यदि आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? यह वाक्य पंडित जी के बड़प्पन का सूचक है। यहाँ वार्तालाप से अभिप्राय है बातचीत। अगला बिंदु, धर्म के प्रति नेहरू जी के विचार बहुत उदार थे। उनका मानना था कि अमीर गरीब के भेदभाव के बिना ईश्वर की आराधना का अधिकार सभी को है। आराधना मतलब पूजा भक्ति, अधिकार सभी को है। वे धर्म के संकीर्ण रूप के खिलाफ थे। संकीर्ण होता है संकुचित रूप, यानी तंग दिल वाला। इस बात को उन्होंने गिरजाघर में बाजीगर के नाच वाली कहानी के उदाहरण से स्पष्ट किया। दूसरे नेता जिनका वर्णन लेखक ने किया है वे हैं यासिर अराफात। तो इनके विषय में लेखक का कहना है कि लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में ट्यूनिस गया हुआ था। ट्यूनिस जगह का नाम है, ये राजधानी है किसकी? फिलिस्तीन की। राजधानी पहुंचने पर यासिर अराफात अपने दो एक साथियों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए स्वयं आए। खाने की मेज पर स्वयं फल छील छील कर खिला रहे थे। शहद की चाय भी बनाई। जब लेखक हाथ धोने गुसलखाने गया तो अराफात स्वयं तौलिया लेकर बाहर खड़े हो गए। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम को दर्शाती हैं, अर्थात मेहमान की आवभगत करने के लिए कितना अधिक प्रेम उनके मन में था, यह इससे दिखाई देता है। अगला बिंदु है, उस समय साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थीं। यहाँ साम्राज्यवादी शक्तियों से अभिप्राय है ऐसी शक्तियां जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहें और दूसरों पर अपना कब्जा जमाना चाहें और उन्हें अपने में मिलाना चाहती थीं। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रति वह सहानुभूति रखता था। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे, उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे। इसी संघर्ष में यासिर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए कहा, वे केवल आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। और अगला बिंदु है, गांधी जी के बारे में अराफात के विचार थे कि गांधी जी अहिंसक आंदोलन के जन्मदाता थे। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रसिद्धि थी। आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक सेवाग्राम 1938 के आसपास गया था, क्योंकि सेवाग्राम में उनके बड़े भाई बलराज साहनी नई तालीम पत्रिका के सह संपादक बनकर काम कर रहे थे। वह उनके पास कुछ दिन रहने के उद्देश्य से गया था। अगला प्रश्न, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा?
तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि गांधी जी अपने मिलने वाले लोगों को आसानी से नहीं भूलते थे। जब लेखक सेवाग्राम में पहुंचा और उसे पता चला कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं और भाई के क्वार्टर के सामने से ही निकलते हैं, तो ठीक 7 बजे गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। लेखक भी भाई के साथ तेज चलकर उनकी मंडली में शामिल हो गया। लेखक के भाई ने उसका परिचय गांधी जी से कराया। लेखक ने गांधी जी से बात करने के इरादे से उन्हें रावलपिंडी यात्रा का स्मरण कराया। गांधी जी को सब याद आ गया। उन्हें प्रसिद्ध वकील मिस्टर जॉन की भी याद थी। गांधी जी धीमे स्वर में बोलते थे और कभी कभी हंसते भी थे। लेखक का इस प्रकार का रहा गांधी जी के साथ पहला अनुभव। अगला प्रश्न, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक ने सेवाग्राम में अनेक महान देशभक्तों के आने का जिक्र किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं मीराबेन, पृथ्वी सिंह आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू आदि। अगला, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार था? तो इसका उत्तर क्या होगा? रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था, क्योंकि गांधी जी बेहद दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे। बालक के पेट में जब दर्द असहनीय हो गया था और वह बापू को ही बुलाने की जिद कर रहा था, तो बापू ने आकर उसके पेट पर प्यार से हाथ फेरा, उसे उल्टी करवाई और उसको ठीक कर दिया। उन बापू के स्नेह और सेवा से वह बच्चा ठीक हो गया। बापू गांधी जी अर्थात गांधी जी रोगियों की मनस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से भी कतराते थे, जैसे तपेदिक के रोगी, वे स्वयं उनके पास जाते, उनकी देखभाल करते थे। इस प्रकार उनके उच्च व्यक्तित्व का हमें परिचय मिलता है। अगला प्रश्न, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर होगा, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत अत्यंत प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक किया। जब कश्मीर में नेहरू जी पहुंचे तो झेलम नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया था। लोग नेहरू जी की जय के नारे लगा रहे थे। वहां सभी उनके आवभगत में तन मन धन से तत्पर थे। उनको बहुत ही भावपूर्ण स्वागत दिया गया। अगला प्रश्न, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? तो इसका उत्तर रहेगा, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए भी कि लेखक जानबूझकर अखबार लेकर खड़ा है, उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक अखबार मांगा और यह कहा, यदि आपने पढ़ लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ? अगला प्रश्न, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूति पूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? तो इसका उत्तर ये रहेगा कि फिलिस्तीन भी उसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था जैसी समस्याओं से भारत जूझ रहा था। साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी, उन्हें अपने में मिलाना चाहती थी। भारत स्वयं भी फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रति वह सहानुभूति रखता था। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे और उनके आंदोलन का समर्थन भी करते थे। इस संघर्ष में यासिर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना हुआ था। अगला, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछा जाता है।
तो वही दो घटनाएं जो अभी हमने मुख्य बिंदु में पढ़ी। पहली घटना, जब लेखक फिलिस्तीन की राजधानी ट्यूनिस में पहुंचा तो अराफात स्वयं उन्हें लिवा ले जाने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे और खाने की मेज पर स्वयं फल छील कर खिला रहे थे, उन्हें शहद की चाय बनाकर पिला रहे थे। और जब गुसलखाने से लेखक हाथ धोकर बाहर निकला तो वे स्वयं तौलिया लेकर बाहर खड़े थे। अगला प्रश्न, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर यह रहेगा कि इस कथन से हमें पता चलता है गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि वे हर उस व्यक्ति और हर उस देश के नेता थे जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी की सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति थी। वे फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उन्हें समस्त विश्व में लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी और इसी कारण अराफात जी उन्हें अपना आदर्श मानते थे और इसीलिए उन्होंने लेखक भीष्म सानी से कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और अब आप इसके प्रश्न उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइए। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।